नमस्कार। आज हम लोग पैलिनोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। पैलिनोलॉजी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पॉलन ग्रेन या परागकण तथा स्पोर्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि पैलिनोलॉजी क्या है। पैलिनोलॉजी एक्चुअली पॉलन ग्रेन, स्पोर, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन है, जिसमें हम लोग इसके जो पॉलन ग्रेन की वॉल होती है, कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, उसका उसके साथ साथ अन्य बहुत सी चीजें हैं जिनका हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हाइड एंड विलियम ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, पैलिनोलॉजी शब्द का, जो कि ग्रीक वर्ड है। और हम लोग पैलिनोलॉजी को दो ब्रॉड डिवीजन के अंदर स्टडी करते हैं। एक फंडामेंटल या बेसिक पैलिनोलॉजी, दूसरा अप्लाइड पैलिनोलॉजी। बेसिक पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, जो उनका बाह्य संरचना होती है, उनका फिर एनाटॉमी कैसी होती है या केमिस्ट्री कैसी होती है। उसके अलावा हम लोग पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, पॉलिनेशन कैसे होता है, परागकण एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे कैसे मूव करते हैं, कैसे उसका जर्मिनेशन होता है, और फिर स्टिग्मा के साथ उसका कैसा क्या क्या इंटरेक्शन होता है, जर्मिनेट करेगा कि नहीं जर्मिनेट करेगा, ये सारी चीजें। और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अप्लाइड जो पैलिनोलॉजी होती है उसमें हम लोग कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट्स, जो आधुनिक एस्पेक्ट्स हैं पैलिनोलॉजी के, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पैलिनोटैक्सोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग है, फिजियोलॉजी है, एलर्जी, पॉलन एलर्जी के बारे में, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूट्रिशन, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें कुछ और भी ब्रांचेज हैं जिनके बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मेलिसोपैलिनोलॉजी, मेलिसो जो या उसको मेलिटोपैलिनोलॉजी भी कहते हैं। ये हनी या जो शहद होता है, शहद के अंदर जो डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं उसके अध्ययन से रिलेटेड होता है, क्योंकि शहद की शुद्धता भी इससे मापी जाती है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। एरोपेलिनोलॉजी, इसमें हवा में उपस्थित पॉलन ग्रेन्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। पैलियोपेलिनोलॉजी, इसमें जो हमारे बहुत हजारों साल पुराने जो पेड़ पौधे रहे होंगे उनकी जो फॉसिल्स हैं उनके बारे में या उनके पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोपेलिनोलॉजी, जिसमें हम लोग औषधि विज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं पैलिनोलॉजी का। कोप्रोपेलिनोलॉजी, जो कि विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते थे, उन वो क्या खाते थे उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये पुराने समय से अध्ययन किया जाता है कि पहले के एनिमल्स क्या खाते रहे होंगे, यदि उनके गोबर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। फॉरेंजिक पैलिनोलॉजी, ये क्रिमिनोलॉजी में यूज होता है, जो विभिन्न प्रकार के जो क्रिमिनल केसेस हैं होते हैं उनको सॉल्व करने में इसका उपयोग किया जाता है। देन एलर्जी पैलिनोलॉजी, जो पॉलन ग्रेन के कारण एलर्जी होती है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। देन पैलिनोलॉजी इन न्यूट्रिशन, बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन्स हैं जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है और वो न्यूट्रिशन के लिए यूज होते हैं, तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन किया जाता है इस ब्रांच में। देन पैलिनोलॉजी इन पैलियो इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत हम लोग जो हजारों साल पुराने समय पे हमारा क्लाइमेट कैसा था, इकोलॉजी कैसी थी, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग बेसिक पैलिनोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें मार्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं पॉलन ग्रेन के,
और इसके अंतर्गत हम लोग शेप, साइज, पॉलन यूनिट, पोलैरिटी, सिमेट्री, पॉलन अपर्चर और स्पोरोडर्म स्ट्रैटिफिकेशन, या जो वॉल की संरचना होती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके कोशिका भित्ति के, या पॉलन ग्रेन की जो वॉल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलन यूनिट क्या होती है। पॉलन यूनिट से तात्पर्य है कि जैसे जो पॉलन बनने का जो मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि पॉलन मदर सेल, या जिससे पॉलन ग्रेन बनते हैं, पॉलन मदर सेल जो एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है, वो डिवाइड करती है, मेयोसिस में जाती है, मेयोसिस के थ्रू जो है 4 सेल बनते हैं, और वो 4 सेल इंडिपेंडेंट रूप से एक पॉलन ग्रेन की तरह काम करते हैं। और ये जो मेयोसिस डिवीजन होता है, उसके दौरान जो कोशिका भित्त बनती है, या जो 4 स्पोर्स बनते हैं, उनकी कोशिका की वॉल बनने के 2 तरीके हैं, जिसको सक्सेसिव टाइप एंड साइमल्टेनियस टाइप ऑफ वॉल फॉर्मेशन, या कोशिका भित्त बनने के 2 तरीके हैं, सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप। तो सक्सेसिव टाइप में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पहले जो एक कोशिका है या पॉलन मदर सेल है, वो डिवाइड करती है, डिवाइड करेगी, मेयोसिस में जाएगी, और 2 न्यूक्लियस बनते हैं, और दोनों न्यूक्लियस जो है इनके बीच में कोशिका भित्त बनती है, और इस तरह से 2 सेल बन के तैयार हो जाती है। फिर इसके अंदर डिवीजन होता है, फिर से 4 न्यूक्लियस बनते हैं, और इनके बीच फिर से इनके बीच वॉल बनती है, यहाँ से एक वॉल बनेगी इस तरह से, यहाँ से दूसरी वॉल बनेगी इस तरह से, कुल मिला के 4 सेल इस तरह से बन के तैयार होती है। तो हर डिवीजन के बाद इसमें कोशिका वॉल बन के तैयार हो जाती है, इसीलिए इसको जो है टाइप ऑफ वॉल फॉर्मेशन कहते हैं। साइमल्टेनियस टाइप ऑफ वॉल फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें पहले डिवीजन हो जाता है, चारों न्यूक्लियस बन जाते हैं, जैसा हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, चारों न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद इनके बीच वॉल फॉर्मेशन होता है। चारों जो न्यूक्लियस है उनके चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन होगी, और एक इंडिपेंडेंट सेल की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो चारों पॉलन ग्रेन्स अलग अलग हो जाते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं। मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म की फैमिलीज हैं उनमें ये पाया जाता है, पर कुछ बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें कि करीब 55 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें से पॉलन ग्रेन अलग नहीं होते, बल्कि वो 2 या 2 से अधिक की मात्रा में एक दूसरे से यूनाइटेड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। उसी को हम लोग पॉलन यूनिट कहते हैं, जिसमें डायड मोनड्स, मोनड्स मतलब कि जिसमें कि इंडिपेंडेंट एक सेल होती है। दूसरे डायड्स, डायड्स मतलब कि 2 सेल आपस में जुड़ी हुई हो। टेट्राड्स जिसमें 4 सेल जुड़ी होती हैं। पॉलीहेड्स 4 से अधिक सेल, और लगभग 64 सेल तक जो है वो पॉलीहेड्स में आती हैं। उसके बाद मैसुली, मैसुली में 64 से अधिक संख्या जब सेल की पहुंच जाती है, तो वो मैसुली 264 करीब, या थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, उसको मैसुली बोलते हैं। और मैसुली से भी बड़ी संख्या जब पहुंचती है, उसको पोलिनिया के नाम से जाना जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है ये मोनड है, सिंगल सेल, एक एक सेल अलग अलग। इसके केस में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 सेल आपस में जुड़ी हुई है। तो इस तरह की कंडीशन जो पोडोस्टेमेसी फैमिली है उसमें पाई जाती है। फिर टेट्राड कंडीशन, टेट्राड कंडीशन मतलब कि जिसमें 4 सेल आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ऐसी कंडीशन बहुत सारी फैमिलीज में पाई जाती है, और ये टेट्राड 5 तरीके से जुड़ते हैं, जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है, दूसरा आइसोबाइलेटरल,
तीसरा टी शेप्ड, चौथा लीनियर शेप्ड, ये वाला जो दिख रहा है, और ई वाला जो है वो डिकासेड। टीट्राहेड्रल शेप में क्या होता है कि जैसे हम लोग डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं, चारों कार्बन टीट्राहेड्रल या जो टेट्रागोन बोलते हैं उसको, टेट्रागोन नहीं टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं उसको। 3 सेल आपको फ्रंट पे दिख रही है, एक सेल पीछे की तरफ दिख रही है। इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है उसको टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रस बोलते हैं। ये विंट्रेसी फैमिली हो गई, ड्रोसेरेसी फैमिली हो गई, इरिकेसी फैमिली हो गई, इनमें पाया जाता है। फिर दूसरा आइसोबाइलेटरल टेट्राहेड्रस, जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन एक ही होता है। यहाँ पे 2 डिफरेंट प्लेन में डिवीजन होता है, पर यहाँ पे इस केस में एक ही प्लेन पे सेल डिवाइड करती है, और चारों पॉलन ग्रेन सिंगल प्लेन में टेट्रागोन की तरह जुड़े हुए होते हैं। और ये टाइफेसी फैमिली हो गया, मोनिमियासी फैमिली हो गया, इनमें पाया जाता है। देन टी शेप्ड में क्या होता है, एक सेल जो है वो वर्टिकली डिवाइड करती है, जैसे ये सेल है ये वर्टिकली डिवाइड कर रही है, दूसरी सेल जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, इसमें ये ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन हो रहा है। तो इस तरह से जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो टी शेप्ड ले लेता है, जैसे टी होता है इंग्लिश का जो लेटर टी है उस तरह से हो जाता है। देन लीनियर टेट्राहेड, इसमें क्या होता है कि एक ही प्लेन पे डिवाइड करती है और ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, तो सेल एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाती है, और इस तरह से एक लीनियर टेट्राहेड बन के तैयार होता है। जो पांचवा तरीका है वो डिकासेट है। इस कैटेगरी में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स यूनाइटेड होते हैं और राइट एंगल पे, एक दूसरे के राइट एंगल पे, ये ये वाला जो डायड है इसके राइट एंगल पे अरेंज होता है। तो इस तरह से, जैसे डिकासेट अपोजिट डिकासेट बोलते हैं, लीफ का अरेंजमेंट जो होता है अपोजिट डिकासेट, इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है दैट इज डिकासेट। तो इसी तरह से इसमें भी डिकासेट स्ट्रक्चर आता है कि दोनों जो है जो अपर डायड है लोअर डायड है वो एक दूसरे से राइट एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के पॉलन ग्रेन्स फैमिली मैग्नोलिएसी में पाए जाते हैं। फिर पॉलीएड की बात आती है। पॉलीएड इसमें सेल डिवाइड करती है और आपस में जुड़ी रहती है, 8 से लेकर के 64 तक के करीब जो है आपस में जुड़ी रहती है। और ये फैमिली एनोनेसी, माइमोजेसी, सेलेस्ट्रेसी, जेंशियनेसी, एसल्फिडेसी और ऑर्किडेसी जैसी फैमिलीज में पाई जाती है। अब मैसुली देखते हैं। मैसुली जो पॉलन यूनिट है वो बेसिकली माइमोजेसी और पेरिप्लोकेसी जैसी फैमिलीज में पाई जाती है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती है, 64 के बाद की संख्या जो है 264 तक ये जा सकती है। तो नंबर ऑफ सेल्स इसमें पॉलीएड से ज्यादा होती है। देन पोलिनिया, पोलिनिया जो है दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिल्पिडेसी एंड ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी और एसिल्पिडेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है ये। इसमें क्या होता है कि पूरा पूरा जो पोलिनिया का कंटेंट होता है वो धागे नुमा स्टिकी सबस्टेंस या चिपचिपे पदार्थ से जुड़ा हुआ होता है, जिसको वेसिन थ्रेड्स बोलते हैं। और उसे पूरा का पूरा कंटेंट वेसिन थ्रेड्स में जो स्टिकी सबस्टेंस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, तो इसको पोलिनिया बोलते हैं। और जो एसिल्पिडेसी का पोलिनिया होता है, या जो आप उसको निकाल कर देख भी सकते हैं, जो मदार फैमिली है उसमें, तो उसमें 2 आर्म्स होती है, ये वाली जो कॉर्डिकल दिख रही, कॉर्डिकल, और या इसको रेटिनाकुलम बोलते हैं, एक ये है एक ये है। और उसके अलावा ये दोनों कॉर्डिकल या जो रेटिनाकुलम है वो आपस में आकर के एक ग्लैंड से जुड़ते हैं, जिसको कार्पस्कुलम बोलते हैं। ये दिस इज कॉल्ड एज कार्पस्कुलम, और ये कार्पस्कुलम जो है स्टिग्मा से जुड़ा हुआ होता है। तो कार्पस्कुलम और कॉर्डिकल को मिला करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ट्रांसलेटर
बोला जाता है, ट्रांसलेटर ऑपरेटस बोलते हैं। तो पोलिनिया जो होता है वो कई सारी सेल्स का जो मेयोसिस होती है उसमें, उसके बाद फिर ये बनता है। और जब इंसेक्ट्स इस पर बैठते हैं और नेक्टर लेने के बहाने ये जो है इस पूरी पूरी पोलिनिया को निकाल लेते हैं और इसको दूसरे प्लांट पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें पोलैरिटी पाई जाती है। तो पोलैरिटी क्या होती है उसको जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। पोलैरिटी जो होती है वो जो स्पेशियल डिफरेंस है, या आप कह सकते हैं कि एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जो डिफरेंस होता है उनके स्ट्रक्चर में, उनके शेप में, उनके फंक्शन में, वो पोलैरिटी निर्धारित करता है। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं मोस्टली पॉलन ग्रेन्स में या तो पोलैरिटी होती है या तो नहीं होती है। और लगभग लगभग सभी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जो है जो स्ट्रक्चर बनता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है, वो पोलैरिटी के कारण आता है। तो पॉलन ग्रेन्स पोलर हो सकते हैं, अपोलर हो सकते हैं, या क्रिप्टोपोलर हो सकते हैं। उसके अलावा जो पोलर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें पोलैरिटी पाई जाती है वो तीन तरह के हो सकते हैं, आइसोपोलर, हेट्रोपोलर और सबसीपोलर। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो टर्म्स यूज किया हमने, पोलर, क्रिप्टोपोलर, पोलर, आइसोपोलर, हेट्रोपोलर, सबसीपोलर, ये क्या होता है। अपोलर पॉलन ग्रेन जिसमें कि पोलैरिटी हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, या ये नहीं बता सकते कि इसमें पोलैरिटी है कि नहीं है। जैसे प्लांटागो प्लांटाजिनेसी फैमिली का एक प्लांट है, उसमें पॉलन ग्रेन्स में पोलैरिटी नहीं पाई जाती है। क्रिप्टोपोलर पॉलन ग्रेन्स वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिनको देखने पे आप देखेंगे तो लगेगा कि इसमें पोलैरिटी नहीं है, लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखेंगे और अध्ययन करेंगे वो आपको पोलैरिटी नजर आती है। ऐसा कुछ जो फैमिलीज हैं उनमें होता है, जैसे कुछ जनरा है लैरिक्स, स्यूडोसोगा, इनमें ये इस तरह की क्रिप्टोपोलैरिटी पाई जाती है। इन polar pollen grains polarity is clearly distinguished proximal and distal pole। जो पोलर होते हैं उनमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल पोल होते हैं। जब डिवीजन होता है, मेयोटिक डिवीजन होता है, 4 सेल बनती हैं, चारों सेल एक सिरे से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो प्रॉक्सिमल पोल बनाता है, और जो सेंटर से अवे जो पार्ट होता है वो डिस्टल पोल बनाता है। ये जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि ये इसका प्रॉक्सिमल पोल है, ये डिस्टल पोल है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है ये पोलर एक्सिस कहलाती है। और ये जो रेडियल वाला दिखाई दे रहा है इसको इक्वेटर बोलते हैं, जो बीच वाला पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। तो यहाँ से जो डायमीटर डालेंगे, एक मान लीजिए ये सर्किल है, तो यहाँ से जो डायमीटर आएगा, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल एक्सिस। ये इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाती है, ये पोलर एक्सिस कहलाती है। ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है और ये इसका डिस्टल एंड है। तो इस तरह से जो है प्रॉक्सिमल पोलैरिटी और या प्रॉक्सिमल पोल या डिस्टल पोल कह सकते हैं। तो इनके बीच जो डिफरेंसेस होता है उसी को पोलैरिटी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं जिनमें पोलैरिटी होती है, और ये पोलैरिटी आइसोपोलर हो सकती है, हेट्रोपोलर हो सकती है और सबसीपोलर हो सकती है। आइसोपोलर पोलन ग्रेन्स में क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं आप उनको, मतलब कि प्रॉक्सिमल पोल और डिस्टल पोल लगभग लगभग सेम होते हैं, दो दो सिरों में बांट सकते हैं, और क्लियर डिस्टिंक्शन होता है कि ये प्रॉक्सिमल पोल है या डिस्टल पोल।
हेट्रोपोलर हेट्रोपोलर pollen grain exene of two poles distal and proximal are dissimilar. तो एक्जीन में डिफरेंस होता है, जो एक्जीन इसकी जो वॉल होती है, वॉल जो है वो आपस में डिफर करती है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये हेट्रोपोलर है, डिस्टल या प्रॉक्सिमल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सबसीपोलर pollen grain Subpolar pollen grains are intermediate between isopolar and heteropolar. That is, proximal and distal poles of the pollen grain are slightly different from each other. तो स्लाइट डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो दोनों के बीच की कंडीशन पाई जाती है आइसोपोलर और हेटेरोपोलर की। Now come to the next important character of pollen grains, that is symmetry. Symmetry क्या होती है? Symmetry in everyday language refers to sense of harmonious and beautiful proportion and balance of parts of body whole to one another with regard to size, structure and form corresponding to dividing line or median plane. An object may have symmetry or do not. In plants are either symmetric or asymmetric. तो सिमेट्री बेसिकली जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर आता है बॉडी का, या जो डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है बॉडी का, वो सिमेट्री के कारण होता है। सिमेट्री जैसा हम लोग अगर अपने शरीर में हम लोग देखें, तो अगर सिर से इस तरह से बीच से एक लाइन डालें, तो आधा पार्ट इधर हो जाता है, आधा पार्ट इधर हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है। मतलब कि एक हाथ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट आई, लेफ्ट आई, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और माउथ का हाफ हाफ पार्ट कर देगा। तो इस तरह से जो है एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे हम लोग फ्लावर्स को देखें, फ्लावर्स में भी सिमेट्री होती है, उसको आप बीच से कट कर सकते हैं तो दो इक्वल हाफ आ सकते हैं, या कई एक्सेस से उसको कट करके उसको उसमें सिमेट्री दिखाई। तो यदि सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो दो तरह की सिमेट्री पाई जाती है नेचर में। एक तो बायलैटरल सिमेट्री, या पॉलन ग्रेन्स में बेसिकली रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। यहाँ पर हमने रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री समझाने की कोशिश की है। पॉलन ग्रेन के केस में या तो वो सिमेट्रिक होंगे या तो असिमेट्रिक होंगे, दोनों कंडीशन पाई जाती है, आइदर दे आर सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। सिमेट्रिक pollen grains are either radially symmetric और bilateral symmetric। तो या तो bilateral symmetric होंगे या तो radial symmetric होंगे, नहीं तो asymmetric भी हो सकते हैं। तो जैसा रेडियल सिमेट्री यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये एक आप फ्लावर कंसीडर कर सकते हैं, सन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसको हम लोग कई प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से भी एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। पर इसके केस में क्या है कि यहाँ पे कहीं से भी आप इसको दो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते। यहाँ सिंगल एक्सिस प्लेन ऑफ एक्सिस इसको जो है डिवाइड करेंगे, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री, pollen grains have more than two planes of symmetry, that is one horizontal and two or more vertical symmetry। एक हॉरिजेंटल प्लेन से उसको डिवाइड कर सकते हैं, और दो या तीन जो है, दो या दो से अधिक जो है वो वर्टिकल प्लेन से आप कट कर सकते हैं। पर बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि बायलैटरल सिमेट्री में केवल ओनली वन प्रिंसिपल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे हम लोग ने इस बटरफ्लाई के केस में देखा कि केवल एक एक्सिस से हम लोग उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देन asymmetric pollen grains have no any definite symmetry। जो asymmetric pollen grain होते हैं, जिनमें सिमेट्री नहीं होती है, उनमें कोई डेफिनेट सिमेट्री नहीं होती है और बहुत कम पाए जाते हैं। और इनको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। फिक्सीफॉर्म, शेप ऑफ pollen grain इज फिक्स्ड। नॉन फिक्सीफॉर्म, जिसमें pollen grain का शेप जो है फिक्स नहीं है। जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी ये रेडियल सिमेट्री को दिखा रहे हैं, और सी और डी ये बायलैटरल सिमेट्री को
दिखा रहे हैं। अगर इसको यहाँ से यहाँ पे इक्वल पार्ट में कट कर देंगे, एक ही एक्सिस से कट खाएगा, तो इस तरह से ये जो है पॉलन ग्रेन बायलैटरल सिमेट्री को दिखा रहे हैं। अब हम लोग पॉलन ग्रेन के जो विभिन्न प्रकार के शेप होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। शेप ऑफ द pollen is variable in different plant species and varies within species. तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनमें शेप वेरी करता है। इवन एक ही स्पीसीज के अंदर जो पॉलन ग्रेन का शेप होता है वो वेरी करता है। pollen shape pollen shape is important factor in plant identification. Morphology of pollen grain is measured by ratio of length of polar axis and इक्वेटोरियल एक्सिस। तो जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो बाह्य संरचना होती है, उसका जो मेजरमेंट होता है वो पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस, जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में समझाया था आपको, पोलर एक्सिस क्या होती है, इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होती है, उसका जो रेशियो होता है वो उसकी मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करता है कि कोई पोलन ग्रेन किस तरह का होगा, उसका शेप कैसा होगा, वो पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस के रेशियो पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू जी अर्टमैन, pollen shapes has been described as follows. तो जी अर्टमैन के अनुसार हम लोग pollen grain का जो शेप होता है उसको निम्न तरीके से हम लोग जो है उसको जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ pollen शेप है पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस के रेशियो के हिसाब से, वो पर प्रोलेट है, जिसमें कि जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 2 है। प्रोलेट जिसमें 2 से 1.33 तक का रेशियो आता है। सब प्रोलेट 1.33 टू 1.14, प्रोलेट स्फेरॉइडल 1.14 टू 1, स्फेरॉइडल 1, ऑब्लेट स्फेरॉइडल 1 टू 0.88, सब ऑब्लेट 0.88 to 0.75, ऑब्लेट 0.75 to 0.50, पर ऑब्लेट बिलो 0.5। तो इस तरह से जो रेशियो है पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस का, वो डिफाइन करता है कि कोई जो पोलन ग्रेन होगा वो उसका शेप कैसा होगा। ये कुछ शेप्स हैं। पर ऑब्लेट, दिस वन ऑब्लेट, ऑब्टेट, B1, this is C, suboblate, D, oblate spheroidal, E, this is spheroidal, prolate spheroidal, subprolate, prolate and परप्रोलेट। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो अर्टमैन ने शेप डिफाइन किए हैं पोलर एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस के हिसाब से। मान लीजिए ये पोल है, इसका एक पोल है, ये दूसरा पोल है, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इक्वेटोरियल डिस्टेंस है। अब साइज की बात अगर हम लोग करें तो साइज पोलन ग्रेन की साइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है जो फैमिलीज हैं उनमें वेरी करती है, और ये साइज 2 to 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 300 से 350 माइक्रोमीटर तक रेंज करती है। और जो 2 से 5 माइक्रोमीटर की साइज है वो फैमिली बोराजिनेसी के मेंबर्स में पाई जाती है। उसके अलावा जो 300 से 350 माइक्रोमीटर की जो पोलन ग्रेन्स है वो निक्टाजिनेसी है, कुकुरबिटेसी है, एनोनेसी है, इस तरह की फैमिलीज में पाई जाती है। ये फैमिलीज बड़े पोलन ग्रेन वाली फैमिलीज हैं। जो सिम्बोपेटलम जेनरा है उसमें पोलन ग्रेन की साइज लगभग 350 माइक्रोमीटर की होती है। उसके अलावा जो नॉन फिक्सिफॉर्म पोलन ग्रेन्स हैं जिनकी कोई पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है या फिक्स शेप नहीं होता है, वो थ्रेड लाइक बेसिकली होते हैं। एक्वेटिक एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे जोस्टेरा है, जोस्टेरा एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म है, उसमें 2000 माइक्रोमीटर या 2 मिलीमीटर तक के लंबे जो पोलन ग्रेन है वो पाए जाते हैं।
तो साइज रेंज के हिसाब से पोलन ग्रेन्स को हम लोग इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वेरी स्मॉल पोलन ग्रेन्स बिलो 10 माइक्रोमीटर के, स्मॉल पोलन ग्रेन्स 10 to 25 micrometer, medium pollens 25 to 50 micrometer, large pollen 50 to 100 micrometer, very large pollens 100 to 200 micrometers, and giant pollens greater than 200 micrometer. They are called as giant pollen grains या बड़े pollen grains जो होते हैं। तो